गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक सवाल से, और आज का सवाल बहुत आसान है और है सिर्फ सबीन से। अच्छा आसान है और मुझसे आप आसान सवाल करें। कल आपने मुझसे क्या सवाल किया था? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या काम होता है? मैंने बताया अच्छा ये काम होता है। नहीं, मैंने कहा ये काम होता है, फिर आपने मुझसे मजीद सवाल किया। आपने सारे सही जवाब दिए थे। Just wanted to make sure. कंपनी मैटर्स ना, आप मेरी कंपनी में तो सही सवाल जवाब दे देती हैं आप। तो आज का सवाल ये है कि सबीन, आप किस सवाल से तंग होती हैं, किस सवाल से आप एनॉय होती हैं, कौन सा सवाल आपको परेशान करता है? व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन यू डोंट वांट टू हियर? यकीनन वो तमाम लड़कियां जो एक सवाल है जिससे वो सब परेशान होती हैं, और वो एक सवाल है शादी कब करी हो। ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपको पिंच करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको स्ट्रेस देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको किसी भी तकरीब में नहीं पूछना चाहिए। आप किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, आपसे सवाल पूछा जा रहा होता है शादी कब करी हो, ठीक है, और जब आपके पास कुछ जवाब नहीं होता तो फिर आगे से आपको बताया जा रहा होता है ये फलाना 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 उम्र निकल रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सारे मामलात हो जाते हैं। मैंने तो जाना छोड़ दिया इर्द गिर्द। Really? मतलब आई एम सीरियस। ये बड़ा बुरा क्वेश्चन है। आप लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को। इस एक सवाल की वजह से आपने इतना उसको सर पे तारी कि आपने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया। मैं अपने दोस्तों से बात करना कम कर दिया मैंने। मैं अपने मतलब आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, वेंट आउट करने के लिए, आप बात करने की, कि आप थोड़ा सा बेहतर फील करें, बट स्टिल आगे से सवाल आता है शादी कब कर रही है। वो तो सब ठीक है सभी, लेकिन ये बताएं कि शादी कब कर रही हैं? जब करूंगी ना आपको कार्ड जरूर दूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे कार्ड ना भी दे, मैं पहुंच जाऊंगा। अल्लाह सबको खुश रखे। लेकिन वही बड़ी अब जो बात आपने की सभी वाकई बहुत अहम है। ये सवाल एंड नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, इवन अदरवाइज भी हम देखें कुछ सवाल आपको बड़े अनॉय करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्नी हो गई है, ये मुंह पे इतने दाने क्यों निकल आए हैं, अच्छा मोटी क्यों होगी हो, अच्छा पतली क्यों होगी हो, अच्छा तुम्हारा रंग बहुत खराब हो गया है, तुम्हारे हल्के बहुत ज्यादा आंखों के नीचे आ गए। ये देखिए, ये जो इस तरह के जो सवालात होते हैं ना, ये आपको पिंच करते हैं, ये आपको परेशान करते हैं, और ये सवालात नहीं होने चाहिए। अब आई डोंट नो, ये चीज़ बार बार हम सोशल मीडिया पे बताते हैं, हम हर जगह पे बता रहे होते हैं, बट ये समझ नहीं आती कि हम इसको रजिस्टर कैसे करवाएं ताकि लोगों को समझ आ जाए। किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, उसको पता है कि वो क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके मुंह पे एक दाना निकल आया, उसको पता है कि उसके फेस पे दाना है। Absolutely. उसका वजन बढ़ा है या कम हुआ है, उसको ज्यादा पता है, उसको सब पता है, उससे बेहतर किसी को नहीं पता। अच्छा, आई थिंक ये तब हल हो सकता है सबीन कि अगर हम बच्चों की तरबियत करते हुए इस बात का खास ध्यान रखें और खास ख्याल रखें कि बच्चों को बताएं कि इट्स नॉर्मल। किसी का अगर वजन ज़्यादा है या किसी का वजन अगर कम है, किसी का रंग जैसा भी है, कोई भी टोन है, पिंपल्स हैं नहीं है, कोई वेट गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उसको बच्चे को बताएं कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, जस्ट रिलैक्स, अपने काम पे ध्यान दें। शादी कर रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये उनका मसला है। That's their personal choice. मत पूछे जी ये सवाल बड़े मर्दों से वैसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मर्दों से ऐसा कौन सा सवाल हो जिससे बहुत स्ट्रेस होता है? सैलरी का क्वेश्चन? अच्छा, वो स्ट्रेस तो नहीं होता, लेकिन हाँ होता ये सबीन कि किसी महफिल में आप जाएं, अच्छा स्पेशली जब नई जॉब आपकी होती है, तब तो ये सवाल बहुत कॉमन हो जाता है। अच्छा, आपने जॉब स्विच की है या आप किसी और जगह पर गए तो सैलरी कितनी है? अच्छा, आप अवॉइड करना शुरू करें, आप कहें कि ठीक है, बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं इतनी है, बंदा कहता है नहीं इससे बेहतर है। नहीं इतनी है, बंदा कहता है उनमें कितने जावा। यानी वो इतना स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन हो रहा होता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। एक तो ये तनख्वाह वाला सवाल। दूसरा, अगर आपने अभी डिग्री मुकम्मल की है और डिग्री मुकम्मल करने के बाद यू टेक सम टाइम टू गेट अ जॉब, तो उसमें सवाल हो रहे हैं, अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, अच्छा वो अप्लाई किया, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अच्छा ऐसा करो, तुम ये काम कर लो, ये स्किल सीख लो। उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि उसने क्या करना है या वो क्या करना चाहता है। ही इज़ वेरी फोकस्ड। हाँ, समटाइम्स अगर उसको एक मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, दैट्स फाइन, बट प्लीज़ उसे ये मत कहें तुम ये कर लो। हाँ, उसे कहें तुम करना क्या चाहते हो। अच्छा चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज अ डिसेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, राइट? एग्जैक्टली। तो डिसेंसी के साथ चीज़ों को कम्युनिकेट करें। पहली बात तो कम्युनिकेट ही ना करें। अगर इतनी मजबूरी आपको पड़ गई है कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आपने जानना है, तो काइंडली जो है वो तरीके तमीज़ का करें। आज से तरीके टॉपिक हम रखेंगे, बिल्कुल सही है। कमिंग वीक में हम ज़रा इसके ऊपर बात भी करेंगे। ये जो अनोइंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लोगों को कैसे पूछा जाए अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे डील करें। तो हम ज़रा नेक्स्ट वीक में एक्सपर्ट को बुलाएंगे और ज़रा इस बारे में बात भी करेंगे। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं आज के शो के हवाले से। अगर हम बात करें तो हमारे पास आज बहुत ज़बरदस्त लाइनअप है, और आज ज़रा हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि आज है जी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे।
और इसका मनाने का मकसद बेसिकली इसको ऑब्जर्व करने का मकसद ये होता है कि हम जान सकें कि ऐसी कौन सी गलतियां हम सब कर रहे हैं कि इतने सारे लोग, कोई 10 में से शुएब एक शख्स, आप बता रहे थे मुझे 10 में से एक शख्स वो शुगर के मर्ज में बिल्कुल। और सबीन, अब प्रेवलेंस की बात करें तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितस, इसका मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। वो वक्त अब नहीं रहा कि हम जब सवाल करते थे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है। नो, अब हर फैमिली में आपको डायबिटिक पेशेंट्स नज़र आते हैं। केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं सबीन के, जिन्होंने कई कई दहाइयों से ज़ियाबितस के साथ ज़िंदगी गुजारी और बहुत अच्छे तरीके से गुजारी। वसीम अकरम हमारे सामने एक बड़ी एग्जांपल है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी खाने पीने की रूटीन बेहतर है, आपने समझ लिया है कि इसके साथ जीना है, उसके साथ जीना सीखना है, रूटीन को चेंज करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है, किसको अवॉइड करना है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा डायरेक्टर पीटी आज हमारे साथ मौजूद होंगे और बड़ा अहम मौजूद के सामने हम रखेंगे, क्योंकि ज़रा वो एक बड़े बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं। जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, किस कंटेंट को रोकना है, किस कंटेंट को मॉनिटर करना है, उस सब को बड़े बेहतर अंदाज से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी देख रहा होता है। तो आज हम उनके सामने कुछ सवाल रखेंगे पीटीए से मुताल्लिक और रिसेंट टाइम्स में पीटीए ने क्या किया। एग्जैक्टली बच्चों के हवाले से हम जरूर ये बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों को हम जो ऑनलाइन कंटेंट है जो कि उन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए जिसका उनको, उससे किस तरह से हम बचा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कंटेंट सामने आ जाता है उसको रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो ये एक ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है पेरेंट्स के लिए भी। आप पेरेंटिंग कंट्रोल किस तरह से वहाँ पर कर सकते हैं। सो ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट और सर, इसमें पेरेंटिंग कंट्रोल बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता, उन्होंने सीखा नहीं होता। तो इसमें पीटीए का बड़ा अहम रोल है कि वो उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर रहा होता है। जो भी कंटेंट जो कि नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों तक, उसको कैसे फिल्टर कर रहा होता है पीटीए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, हमें आगे बढ़ना है। कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे और आज हमें नौशीन साहबा भी ज्वाइन करेंगी। एमएनए है, पीएमएलएन की, डस्का से इनका ताल्लुक है। उनसे भी हम कुछ गैर सियासी सवाल करेंगे, उनकी रूटीन से मुतालिक बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है। हम डायबिटीज़ की बात करें, आज है जी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में, जिस तरह हम इससे पहले भी नंबर बता रहे थे, जो कि एक नंबर हमारे पास आता है कि 10 में से एक शख्स इस मर्ज़ में जो है वो मुब्तला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये भी अब नंबर एक्सीड कर चुका है, ये इतना नहीं रहा जो अब रिपोर्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं शुएब जिनको पता होता है कि उनको शुगर है, लेकिन कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। और ये ज़्यादा बड़ा इशू है पाकिस्तान में, स्पेशली चूँकि अगर आपको ये मालूम ही ना हो कि आपको डायबिटीज़ है, तो ज़ाहिर है फिर आप उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे होते, रूटीन चेंज नहीं कर रहे होते, आपके खाने पीने की रूटीन नहीं बदलती, जो एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको उस हिसाब से होती नहीं है, जो मेडिसिन लेनी चाहिए आप लेते नहीं हैं, और इसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। चूँकि हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, चूँकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अच्छा इशू क्या था, चूँकि वो ट्रीट नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ शुएब ये भी होता है कि जब आपको सिम्टम ज़्यादा आना शुरू होते हैं, या आपको कोई और सिम्टम जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये तो शुगर की वजह से तो फिर आप टेस्ट कराते आप हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको वो टेस्ट रिकमेंड करता है, फिर डॉक्टर आपको ये बताता है कि आपकी तो ये शुगर इतनी पुरानी है, बिल्कुल पता ही नहीं होता, और मरीज कहता है मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे इतने सालों से शुगर है। क्योंकि आप इग्नोर कर रहे होते हैं और आप रिस्क को लेकर अपने साथ चल रहे होते हैं। तो जरा इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर बशारत जावेद खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आज चूंकि इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर ज़्यादा बात हो रही है, अदरवाइज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना भी। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ज़रा गाइड करें हमें और समझाएं कि इस वक्त जब हम प्रेवलेंस की बात करते हैं डायबिटीज़ की, पाकिस्तान में क्या रेशो है? जी थैंक यू सो मच जी। जैसे आपने हाईलाइट किया आज के दिन की मुनासबत से कि 14 नवंबर इज़ कमेमोरेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अक्रॉस द ग्लोब। तो सारे दुनिया में ये मनाया जाता है और उसकी एक अहमियत है। और आपके जो आपने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने आदाद शुमार हैं, हमारे इंटरनेशनल डेटा जो मौजूद है उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन एडल्ट पॉपुलेशन का 30% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के साथ हैं। तो यूँ समझ लें कि तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 1/3 आबादी एडल्ट पॉपुलेशन की डायबिटीज़ में मुब्तला है, तो ये गलत नहीं होगा।
तो डॉक्टर साहब ये सिम्टम्स नहीं लोगों को पता चल रहे होते, या एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो शुगर है वो साइलेंट किलर है? क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे लोगों को अपना चेकअप करवा लेना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल बहुत अहम बात की है, क्योंकि बेसिकली डायबिटीज़ में इत्तफ़ाक़न ये डायग्नोज़ होती है। इत्तफ़ाक़न से मुराद है कि सिम्टम्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मरीज़ जो है वो अपनी किसी पेचीदगी की वजह से डॉक्टर से रब्ता करता है, तो उससे पता चलता है कि, और टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि डायबिटीज़ है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारा जो एक रूटीन पीरियोडिक जो सालाना एक टेस्ट है, सालाना चेकअप्स जो है, और वो इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में, वो उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें एक रूटीन चेकअप्स को अहमियत देनी ये चाहिए। आप एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? जी, एडल्ट पॉपुलेशन की बात। दैट मीन्स के साल में एक बार एक टेस्ट हो जाए आपका, एंड दैट इज HbA1c? जी, HbA1c या ब्लड शुगर का टेस्ट जो है, जो आप करवाते हैं, तो ये कम से कम इसको ज़रूर टेस्ट करवाएं। HbA1c, ठीक है। जी। अच्छा, जो इससे पहले आपने बात की कि 1/3 एडल्ट पॉपुलेशन डायबिटीज़ है पाकिस्तान में, उनको जो सबीन आप बात करते हैं कि साइलेंट किलर या लोगों को सिम्टम्स भी महसूस नहीं होते, जी बिल्कुल। कितने फीसद आबादी ऐसी है जिनको डायबिटीज़ तो है लेकिन उनको मालूम नहीं है? अच्छा, देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो लोग डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाते हैं उनको तो मालूम है और वो इलाज भी शुरू कर लेते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से, लेकिन एक ऐसी इतनी ही पॉपुलेशन जितनी मैंने आपको बताई है, वो ऐसी है जो अनडायग्नोज्ड है, जिनको पता नहीं होता, और जो मुख्तलिफ अलामात उनको आ रही होती है लेकिन उसको वो इग्नोर कर रहे होते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे जिस्म में चूंटियाँ रेंगना, या जैसे नमनेस जिसे हम कहते हैं, जब फॉर एग्जांपल जिसे हम कहते हैं कि प्यास ज़्यादा लगना, या भूख बढ़ जाना, या पेशाब जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की वो बढ़ जाना, ये वो कुछ अलामात ऐसी हैं जिनको लोग अमूमन इग्नोर कर रहे होते हैं और उनको लाइट ले रहे होते हैं। लेकिन इनमें से ये जो अलामात मैंने बताई, अगर पहली कोई भी अलामत हो, जैसा कि मैंने कहा कि कपल्ड विद दैट पीरियोडिक चेकअप, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में। अदरवाइज अभी आपने जैसे बात की कि वो अनडायग्नोज जब कॉम्प्लिकेशन की स्टेज पे जाते हैं तो तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है। अच्छा, मैं वही बता रही थी कि मेरे फादर की इस तरह पता चली थी शुगर कि उनके दांत खराब हुआ था। जी बिल्कुल। जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी में जो आप शुगर से लिंक कर रहे होते चीज़ों को, उनका दांत बहुत अरसे तक ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि लग रहा है कि आपके जो मुंह में अल्सर्स हैं और जो आपका दांत ख़राब हो रहा है, तो उससे फील, तो वो टेस्ट करवाया तो पता लगा पता नहीं कितनी पुरानी उनको शुगर थी। तो इस तरह कितने हमारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा होता, ज़ख्म हील नहीं हो रहा, या ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, रिवर्स किया जा सकता है इसको, या बस अब ये है तो ज़िंदगी में इसको मैनेज करके चलना है? ये सवाल इसलिए बहुत अहम है चूँकि अक्सर हम ये देख भी होते हैं सोशल मीडिया पर भी कि शुगर का खात्मा, या ये दवाई खाएं तो बस शुगर से छुटकारा हासिल करें, इसलिए प्लीज़ क्लियर करें इसको। हाँ, देखिए, पहली बात तो जो है वो आपकी, मैं जो उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा कि शुगर का जो मर्ज़ है, ज़ियाबेतस का या डायबिटीज़, कोई भी नाम इसको दे लें, ये आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, फ्रॉम हेड टू टो। तो जैसे आपने बताया कि कभी दांत का भी मसला हो सकता है, किसी को कोई जैसे ज़ख्म की हीलिंग का मसला हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई हार्ट की सिम्टम्स हो सकती है, बीनाई मुतासर हो सकती है, बीनाई मुतासर हो सकती है, कोई किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, और स्किन की सेंसिटिविटी कम हो जाए तो ज़ख्म हील नहीं हो रहे होते। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा अहम इस पर बात है और सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो डायबिटीज़ में होता है वो पाँव होता है, पाँव के ज़ख्म होते हैं और नौबत एम्पुटेशन तक चली जाती है। तो ये तो बात मैंने बताई कि चूँकि ब्लड में जो शुगर है, ये ब्लड में शुगर जो है ये किसी भी ऑर्गन को जाके मुतासर कर सकती है। सो इसमें हेड टू टो एनी ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड। वन, सेकेंडली जो आपने बात की कि इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये बहुत अहम है हमारे उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो इसको, कुछ मिथ्स हैं जो, या मिसकॉन्सेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, इस वक्त दो ही सेट ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, एक वो जो डायबिटीज़ जिनको नहीं है, और एक वो जिनको डायबिटीज़ है। तो जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो बेस्ट ये है कि एडवाइस मेरी होगी कि आप वो अपने डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से, अब इसमें डायबिटोलॉजिस्ट हम उन्हें कहते हैं, वी कॉल देम, कि जो शुगर के एक्सपर्ट हैं, जो डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को वो अपना चेकअप करवाएं, रूटीन चेकअप करवाएं। लेकिन जिन लोगों को नहीं है
उनमें भी दो सेट ऑफ पॉपुलेशन है, एक वो जिनको वाकई शुगर नहीं होगी और एक दूसरा सेट है जिनको पता ही नहीं होगा। यस, तो मेरा ख्याल है उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने आप को पीरियोडिक चेकअप के ज़रिए जो है Screen out करवा लें। स्क्रीन आउट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी डॉक्टर इंपॉर्टेंट। साहब, जिनको शुगर होती है उसमें हम ये देखते हैं कुछ लोगों का वजन बढ़ता है और कुछ लोगों का वजन कम हो जाता है। जी एक बीमारी है, जिस्म पे डिफरेंट इम्पैक्ट क्यों आता है इसका? जी, इसमें देखिए मैं कुछ आपको डायबिटीज़ की कॉजेटिव फैक्टर पे अगर आऊँ और फिर जी, मैं जी। आपके सवाल का जवाब दूँ, तो मेरा ख्याल है ये जो इंटरप्ले ऑफ है डायबिटीज़ के कॉजेटिव फैक्टर्स का, वो 3 या 4 चीज़ें हैं जो कि सब व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारा न्यूट्रिशनल या डाइटरी हैबिट्स है। ओके। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल। और चौथा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ों का इंटरप्ले जो है ये डायबिटीज़ की सूरत में ज़ाहिर होता है। ओके। कुछ मरीज़ों में जो उनकी यूँ समझ लें कि डाइटरी हैबिट्स हैं, यूजली इसे हम पाकिस्तान में ओबेसिटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं कि जी लोग ओबीज़ होंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज़ होगी। ओबेसिटी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सही। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। तो यूजली जो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ओबीज़। और ओबीज भी विसरल फैट, यानी वो पेट, इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी। यस, तो सेंट्रल ओबेसिटी इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट नीडेड टू बी केटर्ड बाय ऑल व्यूअर्स। तो हमारे तो हर दूसरे शख्स को आप अगर देखें तो उसकी जी। तोन निकली हुई है। जी जी, ये बड़ी, लोग हंसते हैं इन बातों पर, अच्छा जी उस फलाने का पेट निकला हुआ है कुछ, लेकिन कितनी खतरनाक चीज़ है, है। आपको कितनी बीमारियों की तरफ ले जा सकती है। इसका ख्याल करना बड़ा जी, इम्पोर्टेंट सबसे है। जो ज़्यादा बैड फैट होती है ना जी, वो सबसे ज़्यादा टेंड टू अकोमोलेट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो बैड फैट इज़ देयर, सो बैड फैट इज़ देयर। और आपको पता है शुगर जब हम इस्तेमाल करते हैं खाने की शक्ल में या किसी भी उसको फॉर्म में जब यूज़ करते हैं खुराक में, तो वो जितनी हमें ज़रूरत है उतनी तो वो यूज़ हो जाएगी। सही, जो बाकी है वो सारी बैड फैट की शक्ल में, सेंट्रल ओबेसिटी की शक्ल में ज़ाहिर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट। जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकती है, उसमें जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन जब HB1C इन्होंने करवाया और बॉर्डर लाइन पे वो आए हैं, तो क्या बॉर्डर लाइन से वापस जाना आसान होता है उनके लिए? जी बिल्कुल, आपने जो रिवर्सल की बात की कि अगर आप बॉर्डर लाइन केस है, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि अगर हम रूटीन चेकअप्स करवाते रहेंगे तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि हम बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए हैं, वरना तो कॉम्प्लिकेटेड ही सामने आएगा। तो बॉर्डर लाइन केसेस के लिए ये जो 3 इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइटरी कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, दे कैन हेल्प अ लॉट। स्ट्रेस से शुगर लेवल बढ़ता है? जी, शुगर लेवल बढ़ता है। वो तो अक्सर वेन्स आपकी डैमेज कर देता है, कुछ नए केसेस जी, होते हैं आपकी बिल्कुल। बिनाई फौरन चली जाती जी, है। जब स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स या केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ओके। ये शुगर पेशेंट्स जो होते हैं, इनको ज़्यादा क्रेविंग शुगर की क्यों होती है? कुछ मीठा खाना है, मिठाई खानी है, मतलब या इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल कि अब उनको पता है वो चीज़ ये नहीं खा सकते तो वो ज़्यादा क्रेव करते हैं उस नॉट चीज़ एट को। ऑल, ये जो आपने बात की एग्जैक्टली ऐसा है। अब आप देखिए, एक सिंपल व्यूअर्स के लिए सिंपल बात बताऊं, जो कुछ हमने खाया वो हमारे ब्लड में शुगर की शक्ल में चला गया। बिल्कुल। शुगर की शक्ल के बाद अब चूंकि हमारे इंसुलिन इतनी सफिशिएंट नहीं है जो उस शुगर को पुश करे सेल्स में, तो नेचुरली वो सारी की सारी शुगर ब्लड में है, इसलिए ब्लड शुगर हाई नजर आता है। ओह, It doesn't go to the cells. तो वो आपको craving हो रही है। And that is why cells get craved. So they get fasting. They are in a position of fasting. उनका कसूर तो नहीं वो होता। craving होती है, उनका हम कसूर अक्सर- नहीं होता। हम देखे, हमने घर में अपने पेरेंट्स को अगर हम शुगर मना है, कर रहे होते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है डांट के उनका मना कसूर कर रहे नहीं है। क्योंकि उनके ऑर्गन को जरूरत है। वो क्या करें? उनकी बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए। अब ऐसे वो पेशेंट्स शुगर ब्लड में है, लेकिन वो ब्लड से पुश नहीं हो कुछ नहीं, लेकिन अब वो पेशेंट्स क्या करें? क्योंकि ज़ाहिर है दिस इज हार्मफुल, वो नुकसानदेह है उनके लिए, वो क्या तो करें? क्या जी, फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं? जी, इसमें देखिए सबसे पहला तो ये बात है कि जब शुगर डायग्नोज हो जाती है, डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, तो ट्रीटमेंट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड ट्रीटमेंट मींस कि कोई 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं, और मैंने जैसे कि आपको पहले भी अर्ज़ किया कि 2 तरह के शुगर के मरीज़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बच्चों में होती है अप टू 19 ईयर्स ऑफ एज, और एक ऐसी शुगर की बीमारी है जो एडल्ट्स में होती है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 में
बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन किसी वजह से रुक जाती है और उसकी बहुत सी कॉजेज़ हैं, तो उसमें इंसुलिन का उसका इलाज इंसुलिन से होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन से। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन बिल्कुल बंद नहीं होती, ग्रेजुअली कम होती चली जाती है उसकी मिकदार, जिससे शुगर की मैनेजमेंट जो सेल्स में जाना है वो कम होती है, तो उसका इलाज अद्वियात से भी मुमकिन है और अद्वियात से ही किया जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ मेडिसिन एंड सेकंड प्रिंसिपल इज़ अगेन डाइटरी कंट्रोल एंड थर्ड प्रिंसिपल इज़ आई वुड से कि ये आपने बड़ी अहम बात की है जो व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि एवरी डायबिटीज़ पेशेंट शुड हैव अ स्पेसिफिक डाइट प्लान। ओके, यस, कस्टमाइज्ड जेनेरिक और नहीं वो होगा, खुद जेनेरिक नहीं होता। Generic नहीं हम ये होगा। नहीं कह सकते कि वन फिट फॉर ऑल ये सॉल्यूशन। नहीं है कि मेरी फुप्पो को डायबिटीज है वो ये खाते तो आप भी ये खा लो। ये एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने पहले बात की थी कि कुछ लोग ओबीज होते हैं और डायबिटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि सारे ओबीज हों, कुछ लोग कमज़ोर भी होते हैं या वो अंडरवेट भी होते हैं। सो डाइट प्लान इज़ स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि ख़वातीन में आप ज़्यादा तादाद देख रहे हैं डायबिटीज़ की या फिर मर्दों में ज़्यादा देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान में जो हमारा यूँ कह लें कि प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलमोस्ट सेम। ओके। तो इक्वल है जितने नंबर बीमारी नहीं Type 1 देखती and कि type 2 जेंडर नो, क्या आई है। एम टॉकिंग अबाउट टाइप Type 2 2 एडल्ट Type पीपल। 2, टाइप 1 में हमारे लकीली टाइप 1 जो बच्चों को होती है वो लकीली हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। बच्चों में 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और अगेन कोई फ़र्क नहीं है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में, बच्चों में भी बड़ों में Same. भी किसी को भी हो सकती है और male ख्याल female रखना में सबके लिए इंपॉर्टेंट। डॉक्टर same साहब है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा सेगमेंट ये रहा, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से जब हम देख रहे होंगे, टीवी पर भी आप देख रहे होंगे अक्सर एड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड एवरीथिंग, लेकिन अवेयरनेस जब आपको दी जा रही है तो उसको कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन तमाम आदात को अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना चेकअप करवाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मर्ज़ है ये बहुत सालों बाद भी आपको खुदा न खास्ता कोई डैमेज दे सकता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना बिल्कुल। है, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरा बचपन और अब मेरे बच्चों का बचपन, बड़ा फ़र्क है, माहौल बहुत बदल चुका है। अगर मैं इस तरह कहूँ कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो कागज़ की कश्ती, मैं अगर उसमें और डिटेल में जाऊँ तो मट्टी के घर या रेत का टेला हो तो वहाँ पे भी हम ना सुरंगें बना रहे होते थे, तो इस तरह हम खेलते थे। ऐसा नहीं कि उस दौर के चैलेंजेस नहीं थे, ऐसा नहीं कि उस वक्त ख़तरा नहीं होता था, लेकिन हाँ आज के दौर में ख़तरात बढ़ गए हैं, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, चूँकि बच्चे ऑनलाइन वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुके हैं, बच्चे अब ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कंटेंट एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये बड़ा मसला है बच्चों के लिए। अब ऐसे में बच्चों को सही और गलत की तमीज़ सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स का काम है कि आपने किस तरह से बच्चे पे कंट्रोल रखना है, लेकिन ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क भी है, क्योंकि आप जितना मर्जी कह लें कि हम बच्चों को कंट्रोल करें, आज की जनरेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, स्पेशली जब ऐसी गेम्स डिज़ाइन कर दी जाती हैं जिसका बच्चा एक तरह से उसको एडिक्शन हो जाती है और उससे पीछे हटना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप उस बच्चे को मना भी करते हैं तो वो उसका इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि पूरे घर का माहौल ख़राब होता है। हम देख रहे होते हैं बच्चा एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, आइसोलेट होना शुरू हो जाता है अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से। एक रूम में बच्चा बैठा, उसके हाथ में फ़ोन है और उसके बाद आपको नहीं पता कि वो किस किस चीज़ को एक्सेस कर रहा है, कौन उससे बात करे ये भी नहीं पता होता, ये भी नहीं पता होता। क्योंकि आप जिन ऑनलाइन गेम्स की भी हम बात करें या हम ऐसी कोई एक्टिविटी, आप इस वक्त आप सोशल मीडिया को देख लें शुएब, यू नेवर नो कि आपके बच्चे से उस वक्त कौन बात कर रहा है, उसको ट्रैप कौन करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे इतने केसेस हम देख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हो, फिर हम रिग्रेट कर रहे होते हैं कि ये काश चीज़ शुरू ना होती है, जब शुरू हुई थी तो हम उसी टाइम पर उसको रोक लेते हैं। एब्सोल्युटली। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर PTA मोहम्मद फारूक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुछ ख़तरा जिसका मैंने और सबीन ने जिक्र किया, बट मैं चाहूँगा कि आपने इसको ज़रा स्टडी भी किया, आप लोग देख भी रहे होते इस वक्त पूरे मुल्क में ज़्यादा ख़तरा ऑनलाइन मीडियम्स में बच्चों को किस चीज़ से है, थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा कि इस वक्त कौन कौन से ख़तरात हैं जिससे बच्चे दो चार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमें मदऊ किया, और ये दौर हाजिर का अहम तरीन मसला है।
और जब से ख़ास तौर पर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जब कोविड आया तो हर चीज़, हर तबका जो है वो इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो गया, और उसके अंदर फिर आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एजुकेशन सिस्टम, ख़ास तौर पर बच्चे, पूरा एजुकेशन सिस्टम जब उस पर आ गया तो फिर उससे बच्चों के लिए ख़तरात भी बढ़ गए। अब जैसे हम समझते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम दुनिया को देखें तो फिज़िकल वर्ल्ड है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। ऐसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड है पूरी, उसके ऊपर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं जिन्हें हम बैड एक्टर्स कहते हैं, ऑनलाइन प्रीडेटर्स है, ग्रूमर हैं, जैसे पहले आपने बताया, ये सारे मौजूद होते हैं और वो टैक्टफुली बच्चों के साथ ताल्लुकात का मुतअद्दिद इस तरह बच्चों को जो है वो ख़तरात लाहिक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा तो यही ऑनलाइन ग्रूमर्स और प्रीडेटर्स का है, जो बैड एक्टर्स होते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों को जो सम हाउ लोनली फील करते हैं, पेरेंट्स उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और पेरेंट्स उनको, अगर वो पेरेंट्स से वक्त मांगते हैं तो पेरेंट्स को के पास वक्त नहीं होता उनके लिए, और वो कहीं से मिल जाता है। ये वैसे आपने रूट कॉज इस वक्त आपने उसको तो वो फिर वो identify बच्चों के किया। एहसास से चूँकि कनेक्ट होते हैं, वो बच्चों के साथ मिल जाते हैं और फिर हमदर्दी, अपने आप को हमदर्द उनका शो करते हैं, फिर उनके साथ आहिस्ते आहिस्ते ताल्लुकात बढ़ाते चले जाते हैं, इतने फिर वो आखिर में एक एक्सट्रीम लेवल आती है, चाइल्ड अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं। आज पूरी दुनिया उससे मुतासिर और हमारे बच्चे ही मुतासिर हो रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको पता है किसी भी चीज़ का ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। दुनिया में जो भी अल्लाह पाक ने चीज़ बनाई है उसका पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव है। अगर आप उससे हद से ज़्यादा गुजर जाएंगे तो उसके नेगेटिव असरात भी। ऐसे ही एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग है, जब बच्चा हद से ज़्यादा गेम खेलेगा, जब बहुत से ज़्यादा इंटरनेट पर बैठेगा तो वो उससे उसकी अपनी अखलाकियात भी मुतासिर होंगी। जैसे आपने बताया कि उसमें ऐसा कंटेंट होता है जो गैर अखलाकी होता है, उससे अखलाकियात मुतासिर हो सकती हैं उसकी। अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर बैठेगा, ऐसे लोग होंगे जो उसको साइबर बुलिंग करेंगे, उसको हरास करेंगे, और तो उससे वो जो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। वो अपनी अब कमतरी का महसूस करने लगेगा, एहसास महरूमी का उसको शिकार होना भी पड़ जाएगा। तो इसी तरह से इन अप्रोप्रिएट कंटेंट है जो बच्चों के अखलाकियात मुतासर करते हैं। आजकल तो ख़ास तौर पर ये जो डिजिटल फुटप्रिंटिंग का दौर है और आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसने तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ख़तरात लाहिक कर दिए हैं। तो पीटीए फिर इस मामले में क्या कर रहा है? पीटीए ने क्या रोल प्ले किया है इस खतरे को भांपते हुए? पीटीए ने एज ए रेगुलेटर है, हाँ, और रेगुलेटर का काम होता है कि ऐसे स्टेप्स ले कि जो आने वाले ख़तरात को कम किया जा सके। उस सिलसिले में पीटीए ने जब इसके ऊपर स्टडी की तो एक कमेटी बनाई, जिस चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन, जिसको उसके अंदर एक्सपर्ट्स ऐसे लगे कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और मुझे उसको एज का हेड बनाया। फिर जब हमने फर्दर इसके काम किया तो हमने देखा कि ये एक पाकिस्तान का इशू नहीं है, एक ग्लोबल इशू है। पूरी दुनिया के बच्चे, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो सारे आलमोस्ट सेम जो है वो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। और उसके ऊपर दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जिसमें ITU है, GSMA है, और ये सारे इदारे जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं, परेशान हैं कि बच्चों को कैसे इस ऑनलाइन ख़तरा से महफूज करें। तो फिर हमने कहा कि बजाय इसके कि हम खुद काम करें, क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने कोलैबोरेटिव अप्रोच को अडॉप्ट किया। हमने इन तमाम इदारों को, जिसमें यूनिसेफ पाकिस्तान है सरदस्त, टिकटॉक है, फेसबुक है, मेटा है, गूगल है, GSMA है, इन सारे इदारों को जो इंटरनेशनली इनके ऊपर काम ऑलरेडी पहले से उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स हैं उनके पास, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किए, MOU साइन किए, और मुतअद्दिद हमने जो है ना प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। यूनिसेफ के साथ अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसे ट्रेन ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। इसका मकसद ये है, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं तो आप देखें कि हर वो घर किसी ना किसी तरह से उसके अंदर बच्चे तो हैं ही, और वो किसी ना किसी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट हैं, चाहे वालिद उसको मोबाइल दे दें या इंटरनेट पे घर वाईफाई लगा लें, या स्कूल में लैब एक्सेस कर लें। तो ये हमने फिर क्या किया कि हम घर तक नहीं पहुंच सकते, तो हमने कहा ट्रेन ऑफ ट्रेनर्स को ट्रेन करो, वो आगे ट्रेनर्स को ट्रेन करें, फिर वो आगे तो ये कम्युनिटी लेवल तक। एम क्या है? टू रीच ईच चाइल्ड एंड ईच पेरेंट। बच्चों को एहसास दिलाना कि आपको कौन से ख़तरात हैं, आपने कैसे उससे नबर आज़मा होना है, और वालिदैन को इस बात का एहसास दिलाना कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों की इस ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। इसी तरह से टिकटॉक के साथ हमने 100 स्कूल्स के अंदर एक MOU साइन किया कि वो 100 स्कूल्स में जाके पेरेंट्स की, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करेंगे
जी, इसी तरह से हम सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं जो उर्दू लैंग्वेज में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ITU के अंदर हमारी जो काउंसिल वर्किंग ग्रुप था जिसमें PTO को उन्होंने स्पेशली मदऊ किया, तो उसमें जब उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो फिर हमने जब उनको बताया कि हम लोकल लैंग्वेज में कंटेंट बना रहे हैं ताकि हर बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, हर बच्चा सिटी या बीकन उसमें नहीं पढ़ता, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो फिर हमने एक्सेस ज़्यादा करने के लिए, रीच आउट करने के लिए हमने क्या किया कि उर्दू लैंग्वेज में बिकॉज हमने ऑब्वियसली उर्दू कंटेंट बनाया, समझ भी सकेंगे, मकसद समझाना है, सिर्फ ये नहीं कि अच्छा हो रहा है एक हैशटैग चला दिया। इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट क्या आया इसका? इम्पैक्ट इसका यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अब ख़ास तौर पे इंटरनेट पे जाते तो, लेकिन उनको एहसास होता है कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, इस प्रोफाइल को मैंने क्या करना है, प्राइवेट करना है, पब्लिक नहीं करना। यानी कि अब उनको ऑनलाइन सेफ्टी से मुतल्लिक उन कुछ चीज़ों का पता चल रहा है। मेरी अपनी छोटी बेटी है, वो ग्रेड 12 में पढ़ती है, लेकिन उसको इन सारी चीज़ों का ऑलरेडी पता, हम डिस्कस करते हैं। उसने कभी अपनी प्रोफाइल पब्लिक नहीं की है। अब जब आप पब्लिक कर देते हैं तो यू आर एक्सपोज टू एवरीवन, हर कोई आपकी, और आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोग आपकी पिक्चर्स लेकर, फिर हत्ता कि वॉइस चेंज करके उसको मिसयूज़ कर सकते हैं, आप हैरास कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को बच्चों के अंदर ये आगाही आ रही है। बल्कि हम जो अब वर्कशॉप कर रहे हैं, अभी PTA ने एक वर्कशॉप अरेंज की जिसके अंदर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, बल्कि आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, जिसमें हमने तमाम जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज़ और टेक कंपनीज़ हैं, जिसमें फेसबुक है, गूगल है, टिकटॉक है, इन सब को कहा कि आप आइए, आपके जो सेफ्टी टूल्स हैं उसके ऊपर वालिदैन को बताइए कि ये हमारे सेफ्टी टूल है, समझा जाए और जी, कैसे इम्प्लीमेंट और किया जाए। प्रैक्टिकली करके बताएं। और उन्होंने फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये हमारे टूल्स हैं, आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर उन्होंने उनको कॉन्फ़िगर करवाए ताकि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर में बच्चों की, और आगे किसी को सिखा भी जी, पाएं। जी। सर, PTA ने कुछ कंटेंट फिल्टर भी किया, कुछ वेबसाइट्स को बैन भी किया। कितना कंटेंट है जो PTA ने फिल्टर किया इन रीसेंट टाइम्स? जी, इसके ऊपर PTA बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि डेफिनेटली कंटेंट की अवेलेबिलिटी, फिर उसको रिमूवल, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके ऊपर हमने तकरीबन जो है 10 लाख जो है ना ऐसा इनडिसेंट कंटेंट जो है सोशल मीडिया वेबसाइट्स उसके अंदर सारे शामिल हैं, वो हमने ब्लॉक किया है। और हम राब्ते में रहते हैं सोशल मीडियाज़ के साथ कि जनाब ऐसा कंटेंट है, इसे इमीडिएटली हटाएं। उन्होंने हमें प्रायोरिटी टैग्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर ऐसा कंटेंट जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ख़ास तौर पर चाइल्ड अब्यूज़ के लिए तो हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया हुआ है। उसके अंदर कैटेगरी रखी है बाकायदा चाइल्ड, अगर कोई ऐसा कंटेंट है, कोई भी आदमी उसको ये पता चलता है कि ये कंटेंट है उस, और वो PTA को किसी वक्त रिपोर्ट कर सकता है। PTA इमीडिएटली उसको जो है वो आगे फर्दर कंसर्न सोशल मीडिया कंपनीज को रिपोर्ट करता है। अगर वेबसाइट्स हैं तो फिर हम खुद उसको ब्लॉक करते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह इससे पहले आपने बात की कि आपने पब्लिक नहीं करनी अपनी प्रोफाइल, बिकॉज ऑब्वियसली, लेकिन अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर अब पब्लिक करनी पड़ती है कुछ लोगों को जिस तरह से। और अगर आप प्रोफाइल नहीं भी अगर पब्लिक करते, सो आपकी पिक्चर तो कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर ही रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम कनेक्टेड ही है ना, हम एक्सपोज्ड हैं। जी जी। जिस तरह हमारा ताल्लुक है, हम ताल्लुक टीवी से है, अगर हम अपलोड नहीं भी करते तो वो टीवी से तस्वीर वो कहीं ना कहीं मिसयूज खुदा ना ख्वास्ता हो सकती है किसी भी तरह। अब ऐसे में अगर, क्योंकि हम ऐसे केसेस रिसेंट देख भी रहे हैं कि AI के थ्रू जो है वो वीडियोस इस तरह की बन रही हैं, डीप फेक की अगर हम बात करें, सो क्या करें लोग? एक तो ये कि वो मैयस जो मैंने आपको बताया है कि खुद इंसान मोहतात रहे, अपने तौर से जितनी मतलब कोशिश हो सकती है उसको किया जाए, उसके चांसेस को मिनिमाइज़ किए जाए। फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई आपकी प्रोफाइल को मिसयूज़ करके करता है जिससे आपके सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं या आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, तो फिर दो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि वो कंटेंट जो 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 आप समझ रहे हैं कि आपके लिए डिफेमेटरी है, आपको डिफेम करने के लिए किया गया है, और तो वो PTA को रिपोर्ट कर दें। PTA का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन कर, मैंने उसके लिए अब आपको पुराने तरीके से ख़त नहीं लिखना पड़ता कि PTA को ख़त लिखेंगे 4 दिन में पहुंचेगा। 24/7 अवेलेबल है। आप किसी भी अगर घर से बैठे आप कंप्लेंट करें, हमारे पास कंप्लेंट आएगी, हमारे लोग बैठे हैं, उसी वक्त उसको प्रोसेस करेंगे इमीडिएटली काम। ये तो रिमूवल के पर्स पे, हाँ, उस कंटेंट को रिमूव करने के लिए जी कंप्लीट। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है लीगल इनिशिएट करना। ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए
क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये डिटरेंस क्रिएट होगा, जब इन लोगों के पास ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, उसके लिए हमारा इदारा FIA एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको मैंडेट है कि साइबर क्राइम्स के जितने भी ऐसे केसेस हैं उनको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर उनको उनके खिलाफ लीगल एक्शन या प्रोसीडिंग्स जो भी करते हैं। अगर आपने डिलीट करवाना है अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आपकी कोई वीडियो कोई पिक्चर ऐसे कुछ सर्कुलेट हो जाती है जिससे आपको एतराज़ है या वो तस्वीर वो वीडियो वो कंटेंट काबिल एतराज़ है, तो आप PTA की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं और PTA उसको रिमूव कर देगा कम्प्लीटली उस कॉन्टेंट को। और उसके बाद ज़ाहिर है जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आपने लीगल एक्शन इस पे ज़रूर लेना और दैन ऑब्वियसली हमारे इदारे FIA उसके अंदर इन्वॉल्व है, ताकि मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना कि लोग छोड़ देते हैं अक्सर, कोई बात नहीं पर करने वालों को हौसला मिलता है। अगर आप लीगल एक्शन लेते हैं और सज़ा मिलती है ऐसे लोगों को, तो ऐसे मामलात जो हैं वो हम कम होते देख रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। इसमें जी आप एक बात और, मैं ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन लेती हैं और उनके स्ट्रिक्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, इस कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें वायलेशंस में कंसिडर की जाती हैं। वो ख़ास तौर पर पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो और उसमें आप डायरेक्ट भी उनको चैनल्स हैं, आप उनको डायरेक्ट फेसबुक है, डायरेक्ट रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल्स बन रही होती हैं, बल्कि वो ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्ट किया जाए, उसमें और ज़्यादा क्योंकि PTA को आप रिपोर्ट करेंगे फिर PTA आगे उनसे टेकअप करेगा, तो इट टेक्स सम टाइम, तो बेहतर डायरेक्टली आप उसे अप्रोच कर लें। कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स भी तो हैं जिससे मुतालिक हमें बहुत सी शिकायत मौसूल होती आई है माजी में, जैसे PUBG इज़ वन सच एग्जाम्पल। इस तरह कुछ और गेम्स हैं, Roblox और बहुत सी गेम्स हैं जिसमें ऑनलाइन जो कि आप कनेक्ट हैं, चैट हो रही है तो आपको नहीं पता भी किससे क्या बात हो रही है, ऐसी कंप्लेंट्स आप तक भी पहुंची। स्ट्रैटेजी क्या है PTA की? बैन करना स्ट्रैटेजी है, गाइडेंस ही स्ट्रैटेजी है कि अवेयरनेस हो, बस बच्चों को सही गलत का पता हो, या क्या? देखिए PTA जो है वो दोनों एंगल से काम करता है। अच्छा। जो इस गेम्स को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली इन कंपनीज़ के साथ टच भी रहते हैं और उनके साथ मीटिंग्स करते हैं और उसमें जो पॉसिबल स्टेप्स होते हैं वो उनके साथ टेकअप किए जाते हैं कि आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। अभी भी हमारी जो है मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर हम जो गेम्स ओनर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है ना, देखें चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता आजकल के दौर में। आप कंटेंट को बैन करना हल ख़त्म नहीं कर सकते। आप कितना बैन मतलब हटाएंगे, हमने 10 लाख कंटेंट हटा दिया, 10 लाख और चढ़ जाएगा। ये देखिए जो ट्रेडिशनल मीडिया था इन TV का, पहले आपको याद होगा कि कोई भी उसके ऊपर प्रोग्राम खुद से आके नहीं अपलोड कर सकता था, टेलीकास्ट नहीं कर सकता। वो आते आपके पास आते, आप उसको पहले स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं, फिर आप समझते हैं कि इस काबिल है, उसकी स्क्रूटनी करने के बाद आप उसको चलाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट के ऊपर इवन कि कोई आदमी गांव देहात में बैठा है, छोटा बच्चा है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो अपनी वीडियो बना के उसी वक्त देन एंड देयर अपलोड कर सकता है। तो उस सिलसिले में क्या करना है, अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यही स्ट्रेटजी ट्विटर से मुतालिक भी है कि बैन नहीं करना, सिर्फ अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से काम करना है? जी, हम हर एंगल से यही काम कर रहे हैं कि लोगों को रिस्पेक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल यूज़ बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं, देखें हम एक माशरे में रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क की आबियारी हमने करनी है, इसको आगे हमने लेके जाना है, ना कि हमने इसको पीछे। तो उसमें हर शहरी को एज ए रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे फिज़िकल वर्ल्ड हो। जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उसके ज़्यादा इफेक्ट आएंगे। तो PTA अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से बहुत काम कर रहा है। उसमें पेरेंट्स की आगाही के सिलसिले में हम वर्कशॉप्स, जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम सोशल मीडिया का, इसी तरह से हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं। इसी वजह से अवार्ड्स भी आपको इंटरनेशनल मिले हैं। समीना साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका काउंसिल की तरफ से 2 अवार्ड्स आपको 23 में भी और 2024 में मिले हैं बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स PTA हैज़ टेकन। फारूक साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अहम ये मौजू था, कैसे अपने बच्चों को आपने सही और गलत की तमीज़ सिखानी है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस तरफ नहीं जाना, और बच्चों से कनेक्ट रहना। ये जो डिस्कनेक्ट जब हम होते हैं बच्चों से तो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। कनेक्ट रहें, बच्चों से बात करें
ताकि वो आपसे शेयर कर सकें। इदारे अपना काम करें, लेकिन जो काम करना है वो हमने खुद ज़्यादा करना है। इदारे As घर a के अंदर parent, नहीं आ सकते, घर के absolutely, अंदर वो एक आपका माहौल बच्चा ज़रूर बना आपके सकते कंट्रोल हैं, में है। आपने खुद करना है, नज़र भी रखनी है। तो इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों पे कंट्रोल हासिल करना है, इट्स अबाउट कि आपने बच्चों को सिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब ज़रा बात करते हैं फिल्म मेकिंग के हवाले से। अब पहले तो होता था ना, आपको प्रॉपर एक बजट चाहिए और उसके बाद आपको फिल्म बनाएंगे। मुफ्त बनती ऑब्वियसली हैं। टॉपिक मुफ्त नहीं बनती, बट अब जो है लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ गई हैं कि आप अपनी अपनी डोमेन में अपने अपने बजट के लिहाज से Yes. शॉर्ट फिल्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। सो जो हमारा टैलेंट है, जो लोग घर बैठे हुए हैं, वो अगर कुछ करना चाहते हैं या अपनी फील्ड में कुछ एक्सेल करना चाहते हैं, तो अब उनको प्रॉपर उसकी तरफ नहीं जाना पड़ता, बट ये होता है कि वो खुद से सीख सकते हैं, अपने ओन पे कोई टॉपिक्स सेलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, जिसकी बेस पे वो कोई ना कोई माशरे में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज एक ऐसी ही फिल्म मेकर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शॉर्ट फिल्म्स बना चुकी हैं काफ़ी, और अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सफ़र किस तरह से अपना शुरू किया। सो आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सीमा फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम सबीन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है आजकल, किन चीज़ों पर काम करी हैं, कौन सी फिल्म फिल्म्स हैं? मेकिंग अभी रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, एक छोटा सा, इट्स अ स्मॉल फिल्म जो कि आर्ट फिल्म है। अगेन यूजुअली जो फिल्म्स पे मैं काम करती हूँ उसमें आई ट्राई कि इसमें डायलॉग ना हो, क्योंकि जब डायलॉग नहीं होता एंड इट्स जस्ट विजुअल तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और उसकी जो ऑडियंस होती है वो बड़े ऑडियंस को आप केटर कर सकते हैं। मतलब उसमें वो लैंग्वेज का जो बैरियर था ना, हमने हटा दिया, सिर्फ विजुअल के थ्रू हम कर ज़्यादा रहे हैं। मुश्किल नहीं होता? इट्स हाँ, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को जितना लिमिट करते हो ना, और आपके पास कम ऑप्शंस होती हैं, तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हो ट्रू। किन मौज़ूआत पे ज़्यादा काम करती हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब मैंने 2019 में ओरिजिनली पहले स्टार्ट किया था, तो उस वक्त के हिसाब से जो मेरी सोच थी, जिन चीज़ों से मैं गुजर रही थी, मेरे टॉपिक्स उस लिहाज से इट वाज मोर लाइक दैट। तो मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी 2019 में, वो मैंने बनाई थी ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन वर्सेस सोसाइटी। सो इट वाज लाइक मोर जो मुझे फील हो रहा है सोसाइटी के इम्पैक्ट, और उस वक्त फिर उसके बाद देन इट वाज मोर अबाउट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। हम किस तरह बचपन से ही स्टीरियोटाइप कर देते हैं जेंडर्स और ये वाली चीज़ें, फिर हरासमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वक्त के साथ साथ वर्क हुआ है। आप चेंज करती रहती हैं? चेंज करती रहती हूँ जो मुझे महसूस होता है, लेकिन मेनली अगर आप देखें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड फीमेल्स, औरतें, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी सोसाइटी के बारे में पर्सपेक्टिव, या मुझे जो फील होता है कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, ये इस तरह, क्योंकि मुझे फील हुआ कि इस तरह है, मे बी ये इस तरह होना चाहिए, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव फिर अपनी शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू अभी किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? वो मौजू क्या है उसका? या सो वो जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था, वो इसलिए चूज़ किया था कि यूजुअली हमें लाइक वुमेन लाइक अस, हम जो भी काम करते हैं शॉर्ट फिल्म्स में व्हाटएवर, हमें क्रेडिट मिल जाता है। वी डू गेट क्रेडिट, जो हम करते हैं टीवी पे आ जाते हैं, पीपल रिकग्नाइज इट, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन नोबडी रियलाइजेस दिस थिंग कि हम जब यहाँ आते हैं तो देयर आर सो मेनी वुमेन जो हमारे they're at the back with us, जो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं, तो हम यहाँ हैं। फॉर इंस्टेंस माई हाउस हेल्प, या इस तरह की औरतें जो कि सामने कभी नहीं आती, बट देव डन सो मच, लाइक वुमेन लाइक माई मदर, जो बहुत सिंपल हाउस मेकर्स हैं। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई दैट I am getting credit and so many other women are getting credit, but what about these women who are not getting credit and they're the actual heroes? So मतलब है, आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी हीरो बनने के लिए, आपको फिल्म नहीं बनानी to be a hero. Sometimes all you need to do is have that passion and help other women and you're a hero. So that was the gist and the idea of the film. लेकिन it revolves around a mother and a daughter, कि उनके किस तरह हम ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ वो वाला है ना, हम पास ऑन करते हैं ब्रेवरी, हम पास ऑन करते हैं रिजिलियंस,
ये वाली चीज़ है, एंड अगेन देयर इज़ नो डायलॉग। ओके, सो आई रियली विश कि ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करे, बिकॉज I hope so. अब अटेंशन स्पैन जिस तरह से लोगों का कम हो चुका है, तो वो हम जब सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं तो लोग छोटी छोटी चीज़ें, शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल दैट, इस तरह का चल कंटेंट को भी ज़्यादा वही अच्छे रही से है। कंज्यूम कर रहे होते हैं, और सही सी बात है, ट्रेंड भी अब उसी चीज़ का ही है। सीमा, एज अ फीमेल फिल्म मेकर क्या चैलेंजेस हैं जो कि फेस करती हैं आप? फीमेल फिल्म मेकर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमारी अभी इतनी कम्युनिटी नहीं है। मतलब जब मैंने 2019 में, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन 2019, देखिए अगर आप उस टाइम को देखें तो बैक देन हमारा उस तरह का कल्चर नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ है फिल्म मेकिंग की, अभी नहीं है। हम अभी भी हम पायोनियर्स हैं, मतलब। और उस टाइम आई रिमेंबर के बहुत कम फीमेल फिल्म मेकर्स थी, तो ऑब्वियसली उस तरह की आपकी कम्युनिटी नहीं है, उस तरह की रिसोर्सेज नहीं है। जो दूसरा मसला है वो ये है कि ऑब्वियसली सिंस लोगों ने देखा नहीं है फीमेल फिल्म मेकर्स को, इतनी है नहीं, सो दिस इज समथिंग जो कि अनकन्वेंशनल है। अब तो वैसे काफ़ी ट्रेंड, लोग आ रहे हैं सामने, आ रहे हैं, लेकिन मेरे अपने रिलेटिवली फिर circle भी में- कम है। रिलेटिवली अगर आप देखें ना, ओवरऑल फिल्म मेकर्स को देखें, फिल्म मेकर्स ओवरऑल भी कम है, इंडी फिल्म मेकर्स, और फिर उसमें फीमेल अभी भी उस तरह नहीं है। मतलब द ट्रेंड हैज स्टार्टेड, लकीली कि हमारे साथ जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, देयर टीचिंग वो तो दे हैव चेंज, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ नीड। अच्छा, जो चैलेंजेस हैं सबीन आपने भी पॉइंट आउट किया और आप खुद भी उसका जिक्र कर रही हैं, आपने पर्सनली क्या चैलेंज फेस किया? Okay, so this is very interesting. I was working on this documentary. मैंने इससे पहले मतलब छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी अपने कैपेसिटी में। मतलब जिस तरह सबीन ने शुरू में कहा, यू डोंट नीड अ बिग बजट, आपको नहीं चाहिए। मेरे पास हमेशा बजट नहीं होता, सो आई यूजुअली डोंट हैव अ बिग बजट। तो छोटा बजट होता है, उसमें एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स, यू आर द एक्टर और यू आर द स्क्रिप्ट राइटर, वो कर लेते हैं। सो आई वाज वर्किंग ऑन दिस कमीशन्ड बिग डॉक्यूमेंट्री जो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए थी। सो पूरी मैंने टीम को बिठाया, उनको स्क्रिप्ट बताया और उनको बताया कि हम ये करेंगे, ये। एंड जब once I left that place, मैंने इस तरह की बातें सुनी कि I don't think she can pull it off, हमें कोई मेल डायरेक्टर चाहिए। So that really broke my heart and I realized कि इतनी मेहनत के बाद भी ये जुमला सुनने को मिला। ये जुमला सुनने को मिल रहा है क्योंकि उनको I have to prove myself and my work, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है उस अच्छा, तरह। ये चीज़ मेरा ख्याल है ये हर फील्ड में प्रॉब्लली ऐसे होता Unconventional है कि field में ये है। exactly, so you have to prove yourself Yes. if you're a और female. उसके बाद they give you the respect you feel you deserve। हालांकि बड़ी सादी सी बात है, जब आपको किसी का काम पसंद नहीं आया, आप कहें जी मुझे काम पसंद नहीं आया, मैं किसी और से करवाना Exactly. चाहता हूँ, लेकिन ये जो बात है नहीं किसी मर्द से करवाने नहीं, आपको पहले से ही भरोसा अब तो है। आपको शक हो गया, और आप जब शुरू में ऐसी कोई बात कर देते तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल, कर देता shatter हो है, जाता है, शैटर shatter हो हो जाता है अगले इंसान का। और ये काफ़ी ज़्यादा होता है फीमेल्स के साथ, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, बिल्कुल। उनके काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जो कि उन खवातीन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको वही रिकग्निशन दे रहे हैं जो कि वो डिज़र्व करती हैं। बहुत शुक्रिया सीमा, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। अभी एक पार्लियामेंटेरियन ने हमें ज्वाइन किया है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम सियासतदानों से थोड़ी सी गैर सियासी गुफ्तगू भी रखें और उनके ज़रा पॉलिटिकल जर्नी पर बात भी करें कि व्हाट मेक्स देम फील लाइक कि अच्छा हमें पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहिए। और स्पेशली जब हम खवातीन की बात करें, जो कि अभी इस ब्रेक से पहले भी जो गुफ्तगू हो रही थी, खवातीन के चैलेंजेस हर डोमेन में ज़रा मुख्तलिफ रहते हैं। तो आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर मैं उनके सियासी करियर की बात करूं तो ज़ाहिर जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, बड़ा मुतहरिक उनका ख़ानदान, उनके वालिद साहब भी, उनके हस्बैंड भी और वो ख़ुद भी। डस्का से इनका ताल्लुक है। डस्का की जब मैं बात करूं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नून लीग का गढ़ इसको समझा जाता है। नौशीन इफ्तिखार साहिबा MNA हमें ज्वाइन किया है और उनकी पूरी जर्नी हम सबके सामने है, जिससे मैंने जिक्र किया उनके वालिद साहब का भी। और मैं जब इनकी बात भी करूँ तो कहना चाहिए कि ज़िमनी इंतखाब और एकदम से इनका आगे आना और उसका बहुत मुतहरिक अंदाज से, बड़ी बावकार अंदाज से, बड़ी बुलंद आवाज से लेगेसी को लेकर चल रही हैं अपने वालिद के, लेकर तो ये चल बहुत रही बड़ी हैं। बात है। एट द सेम टाइम शी इज़ प्रेसिडेंट फॉर यंग पार्लियामेंटेरियंस एंड
प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग पंजाब की भी, आज ज्वाइन किया इन्होंने हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, हम वेल। आप लोगों का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ली राइजर हैं या थोड़ा सा लेजी हो जाती हैं सुबह? नहीं, आई एम अर्ली राइजर। मैं उठ जाती हूँ जल्दी, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी होती है कि लोगों के साथ हमारे जो कांटेक्ट है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, तो बाय 7 और 8 में आई हैव टू वेक अप। मैं उठ जाती हूँ जल्दी। नाशना साहब, लोगों से जुड़े रहने का ये क्या एक आर्ट है या इसके पीछे क्या राज होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट भी करें? जिस तरह से इलेक्शंस की भी हम बात करें तो आपने वो जो एक बरकरार रखी है जीतने की रवायत। अच्छा, लोगों से इंटैक्ट रहना ना, ये आपकी, हम एज इसको मजबूरी में ना लें, क्योंकि इन लोगों के वोटों पे ही आप जो है आगे वान का हिस्सा बनते हैं। और मैं तो पहले ये कहती हूँ कि मेरे वालिद की डेथ के बाद, और इट वाज ऑल सडन, जिस तरह डस्का के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बड़ी कम ऐसी ख़वातीन होंगी जो ब्लेस्ड होंगी कि इतनी आवाम आपके पीछे, आप एज अ वुमेन लीड कर रहे हो और लोग आपके पीछे जो है वो खड़े हैं। तो मैं आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक डस्का को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर मैं हमेशा से कहती हूँ कि बेटी बहन की इज़्ज़त इस माशरे का ना एक बहुत प्रियर हिस्सा होना चाहिए। और मैं आई एम लकी इनफ कि मैं उन लोगों को लीड करती हूँ जिनका शऊर है, जो गैरतमंद लोग हैं। क्योंकि एक औरत जब घर से निकलती है उसको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है, डिग्निटी सबसे पहले होती है, और उसी के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है। तो मेरे हल्के को मैं आज भी कहती हूँ कि डस्का वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई थिंक उसके शायद मेन रीज़न आप पूरी फैमिली से 1979 से जब हम देख रहे हैं अपने वालिद साहब को एक्टिव, तो मैं ज़रूर ये सवाल भी रखूँगा आपके सामने, आपने कोई चैलेंज फेस नहीं किया अपने हल्के में? आपको सब स्मूथ लगा? नहीं, रिगार्डिंग आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल इसमें? मेरे नहीं, ये तो आपको बाई इलेक्शन डस्का का जो था, मेरे लिए तो वो इजी नहीं था। और वो फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर से निकली हूँ, और कोई सियासी, चलें एक मेरी सियासी फैमिली भी है, मजहबी फैमिली भी है, लोगों का हम पे एतमाद भी है, और वालिद के साथ मैं उस तरह ट्रेन नहीं हूँ कि मैं हल्के की पॉलिटिक्स करती थी। आई यूज़ टू सपोर्ट हिम सिटिंग बैक होम। उनका सारा इलेक्शन कैंपेन जो एक मैं फ्रेम करती थी, फाइनेंसेस जो डील करती थी उनकी, वो मैं करती थी। क्योंकि बीइंग द एल्डेस्ट वन, तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज भी थी, और मेरा उनका बड़ा एक दोस्ती का रिलेशनशिप था, तो मैं बस वो उसका ध्यान करती थी। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये कहती होती हूँ कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। तो जब आप अपने फादर को एक काम करते देखते हो, हमेशा लोग कहते हैं कि मारूसी सियासत, मैं कहती हूँ एक डॉक्टर का बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, एक फ़ौजी का बच्चा है वो फ़ौज में जाना चाहता है। तो ऐसे ही है, जो सियासी घराने के लोग हैं वो अपने बच्चों, अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। दो कि ये जो फील्ड है, दिस इज़ अ वेरी लीथल फील्ड, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, पीपल आरंट हैप्पी एट टाइम्स, मोस्टली, बल्कि दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन फिर भी जो एक एतमाद का एक रिश्ता आप उनके साथ बना लेते हो, और अपनी अवेलेबिलिटी से, अपनी प्रेजेंस से, कि जो आप उनको देते हो, उनके अच्छे वक्त में उनके साथ हो, उनके बुरे वक्त में उनके साथ हो, तो फिर वो दैट बॉन्ड इज़ मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत बॉन्ड बन गया। ये बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन ख़वातीन का सियासत में होना ये कितना इम्पोर्टेंट है? अभी आजकल के दौर की अगर बात की जाए, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता आप देख रहे हैं अभी, कितना ज़रूरी है? अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, ख़वातीन, मैं भी कहती हूँ कि हमें अल्लाह मियाँ ने ऐसा मैन्युफैक्चर ही किया हुआ है कि हमारे में इमोशंस भी ज़्यादा हैं, हम सेंसिटिव भी ज़्यादा हैं। हम उस जो एक मसला हो रहा है उसको जो है वो शायद ज़्यादा इमोशनली हम उसको काट करते हैं। लेकिन सियासत में आके ना ये चीज़ नहीं रहती, यू हैव टू स्टे कंपोज्ड। इन 4 सालों ने ना मुझे बहुत बदल दिया। तो अब मैं, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वुमेन पॉलिटिशियन, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डस्का, हु हैज़ टू डील विद ऑल द सेगमेंट्स, और अपनी इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करके उससे बालातर। तो एट टाइम्स जहाँ पे मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, तो अब वो वाला जो एक खातून वाला, अगर मैं ये, मुझे मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के साथ काम करने का बड़ा मौका मिला, तो मैं अक्सर ये कहती थी ना कि किसी ने ये को बात कर दी है तो मैं तो खातून हूँ, वो कहती थी प्लीज़ कीप दिस थिंग आउट ऑफ योर नाउ माइंड। आपने कहा, अब उन्होंने कहा कि आप अब खातून नहीं हैं। अगर 374 पीपल मैन आर रिप्रेजेंटेड देयर एरियाज, तो यू आर वन ऑफ देम। तो प्लीज़ ये जेंडर बायस हो के डिस्क्रिमिनेशन से अब आपने आपको खुद ही पहले निकाल लें। अच्छा। तो यकीन करें कि अब मेरी जो हल्के की बच्चियाँ हैं, मैं जब भी उनको मिलती हूँ मैं सबको बताती हूँ, अब वो मुझे आके कहती हैं कि जी हम भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दिस इज़ द चेंज कि मेरे आने के बाद मेरे हल्के में ही है। लेकिन चैलेंजेस क्या सेम होते हैं? चैलेंजेस मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी? नहीं, पहले ये था कि मैं पोलाइट थी तो वो मेरी को बात ही नहीं सुनता था तो मुझे रोज़ बताना पड़ता था जी मैं आपकी MNA हूँ। तो अब जब से मैं थोड़ा सा लाउड हो गई हूँ, फिर मुझे कहा जाता है कि शी इज़ एग्रेसिव, लेकिन मैं कहती हूँ बात आप उसी तरह मानते हैं तो कोई बात नहीं, पैटर्न चेंज हो गया,
लेकिन बात मनवाने के लिए, अपनी रेट मनाने के लिए समटाइम्स यू हैव टू बी लाउड, लेकिन बदतमीजी नहीं। लेकिन वो लोग समझते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि दीज 4 years दे हैव चेंज्ड मी अ लॉट, तो उसमें आपका पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट जो है वो टोटल चेंज हो जाता है। तो ये जो पर्सनालिटी का चेंज आया है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, ये घर में भी नजर आता है या घर में फिर वापस अपना लहजा वही होता है, वही अंदाज होता भाई है? नहीं, घर में मैं बड़ी डोमिनेंट हूँ। आई वाज द एल्डेस्ट वन एंड आई एम द एल्डेस्ट वन, तो मेरा बड़ा रोब चलती है सब हाँ, पे। मैं सब चल रहा है। चलो ये भी एक बड़ी अच्छी, हाँ। अच्छा ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि घर के अंदर आपको कितना एम्पावर किया जाता है Yes. और वही फिर नजर आता एम्पावरमेंट, है, वो reflect कॉन्फिडेंस होता जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। मैं एक बात आपको बताती हूँ, मैं आई बिलोंग टू अ रूरल फैमिली और मजहबी फैमिली। तो जब मेरी वालदा, शी इज़ लाइक पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो जब आई हैं पढ़ के तो उन्होंने आके एक पूरे एक माहौल को चेंज कर दिया। उन्होंने घर में आके तालीम की अहमियत बता दी। मेरे वालिद ने फिर उनको उस चीज़ में पूरा सपोर्ट किया। तो अब जब हम सारी बहनें मास्टर्स हैं, फिर माशाल्लाह। मुझे इस एजुकेशन ने बहुत हेल्प की है। यकीन करें, मैं ये कहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, अल्लाह के फजल के बाद अपने वालिदैन की जो मेहनत और जो उन्होंने इन्वेस्ट की है मेरे पे एज अ वुमन, कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने फाइनेंसेस मेरे पे इन्वेस्ट किए हैं, मैं कहती हूँ कि मैं उनकी बड़ी मशकूर हूँ। क्योंकि जब इस फील्ड में आके आपको अपने आप को एक्सेल करना है, फिर मनवाना है, तो एजुकेशन इट हैज़ प्लेड अ वेरी पाइवटल और रोल। ज़रा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। It is. खवातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और डिसीजन मेकिंग में भी अहम रोल होना कितना इंपॉर्टेंट हो गया इस पॉइंट पे? मैं आपको बात बताऊं, जिन खवातीन को घर में आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। आई वॉज इन्वॉल्व विद एवरी डिसीजन माई फादर यूज टू टेक फाइनेंशली और पोलिटिकली। जब उनसे सीखने को मिलता था तो कभी मशवरा देना, कभी वो सुनते थे, कभी, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि आप कौन होती हैं जो मुझे मशवरा दे रही हैं। ही यूज टू लिसन। जहाँ पे उनको लगता था कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, तो हमारी आपस में जो कम्युनिकेशन एक होती थी हर चीज़ के ऊपर, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। और मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ, अब बेटियों को ज़रूर इंडिपेंडेंट करें, लेकिन बेटियों का भी यही काम है कि अगर आपको घर से वो इंडिपेंडेंस जो है वो मिलती है, लेकिन अगर आपको वो लिबर्टी मिलती है, वो फ्रीडम मिलती है, तो उसका ख्याल रखें। उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। Absolutely. बिल्कुल। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कोई पूछना हो, राय लेनी हो पॉलिटिकल डिसीजन में, मे बी चाहे आपके हल्के से मुताल्लिक हो अदरवाइज भी, हु इज़ द वन पर्सन जिसको आप कॉल करेंगी या बात करेंगी, उससे राय लेंगी? ऑनेस्टली दैट इज़ माई मदर। ओके। मैं इसलिए उनसे राय लेती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल मेरे फादर के साथ गुजारे हुए हैं, और जो एक एक्सपीरियंस उनके पास है वो मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकली भी बिल्कुल। वो कम लोगों के पास होगा। और अगर दूसरा कोई बंदा जिससे मैं बहुत सियासी राय लेती हूँ, तो ऑन एयर भी बताना चाहूँगी, वो हैं जी राना सनाउल्लाह खान साहब। अच्छा। उनकी जो पर्सनालिटी है वो आप लोगों को लगता होगा कि वो वो सख्त बहुत मिजाज सख्त- लगते हैं। लेकिन ही मिजाज, जस्ट लाइक अ हाँ। कोकोनट। बाहर से वो जितने सख्त हैं, अंदर से वो उतने ही नरम हैं। और मैं आपको एक बात बड़ी मज़े की बताती हूँ कि एक दिन कोई हमारा कोई लॉ आ रहा था, तो उसमें हमारी बात हुई कि बच्चों के बारे में कि जी वायलेंस पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे बच्चों को, तो मैंने कहा हमने तरबियत में अम्मी से जूते नहीं खाए हुए। तो वो कहते हैं जी उन तुसी खोते नहीं मैन्युफैक्चर करने। तो अब बच्चों को और फीमेल्स को ट्रीट इसी तरह करें जिसके वो हकदार हैं। तो मैंने वहाँ से उनका लगाया कि वो मुझे बेटियों की तरह उनसे इज्जत मिलती है। तो ही इज़ अ वेरी काइंड सोल, अल्लाह उनको ज़िंदगी से दे। तो मैं, लेकिन उनसे मुझे सियासी मशवरा मैं उनसे करती हूँ। और सियासत में इंस्पायर सबसे ज़्यादा कौन करता है? सियासत में मुझे इंस्पायर, मैं जो पहले में तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सही। बिकॉज जो उनकी डिसीजन मेकिंग रही है, मुल्क को प्रोग्रेशन जिनके दौर में मिली है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। और मैं ये कहती हूँ कि जितने वो, उनका कंपोजर है, जितने वो हम्बल हैं, और अपने हर मुखलिस साथी की जिसको पहचान है, बुर्दबारी जो उनमें है, वो कम सियासतदानों में रहती है। और उसके बाद एज अ वुमेन लीडर मैं कहूँगी कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वो बहुत बड़ी मिसाल हैं। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो बहुत बड़ी मिसाल है कि एक बेटी हो के प्राइम मिनिस्टर तक का ओहदा लेना, और यहाँ तक अब सीएम मैडम बन गई हैं। तो दीज वुमेन दे इंस्पायर अस, इंस्पायर अस अ लॉट। मौजूदा दौर में नौजवानों का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? आजकल आपने देख रहे हैं कि जो एक एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, और बच्चे हर चीज़ को इतना सीरियसली ले लेते हैं, और ये जो मिस और डिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है कि आपको इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ इन्फॉर्म्ड एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होना चाहिए। आप जो खबर आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप उसकी रूट तक नहीं जा रहे, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते, और आप सड़कों पे उतर के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे नज़दीक ये दिस इज़ द मेजर इशू
जो कि रिजॉल्व होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे वालिद एक बड़ी खूबसूरत बात करते थे कि ये मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, आपको एफर्ट करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और ख़ूबसूरत मुल्क अल्लाह ने आपको दिया हुआ, एक आज़ाद मुल्क में आप रहते हैं, इसकी कदर करें। आप माँ के बाद आप मुल्क की कदर करें, तो ही आप जो है ना एक मजहबी एस्पेक्ट से भी, एक दीन के एस्पेक्ट से भी, कि मुल्क भी माँ की तरह। तो अगर आप अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते तो आप अपने मुल्क को भी नुकसान ना पहुँचाएँ। लेकिन ये बच्चे समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली एक पार्टी मैं कहूँगी, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बच्चों के इतने जहन पल्यूट कर दिए हुए हैं कि उनको समझाने में शायद वक्त दरकार है। लेकिन एक पैट्रियाटिक जो हमारा बच्चा, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्या सारे मुल्क के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है, और ये वैल्यू उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड इंटॉलरेंस एज वेल। या बिल्कुल, देखिए ना, आपके पेशेंस लेवल ही नहीं बच्चों का रहा कि वो हर चीज़ समझते हैं कि कानून और आइन से बढ़ के वो सड़कों पे आएंगे, वायलेंस से हल हो सकती है। दिस इज़ नॉट द वे। तो सर, कानून और आइन से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और जाहिर है उसको ही सबने फॉलो भी करना है। बिल्कुल। नौशीन साहिबा, सियासत में, अपने पूरे सियासी करियर में, जाहिर है ऐसे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती होंगी, क्योंकि आए दिन इंसान गलतियां करता है। कोई ऐसी गलती जिस पे आज तक रिग्रेट है और जिससे सबसे ज़्यादा सीखा? भाई, सियासत में रोज़ गलतियाँ होती हैं, रोज़ सीखते हैं, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप गलती करके सीखते हो। और उस गलती जब आप करते हो, आपको उसके दौरान कोई समझाएगा नहीं, सब आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर एट 11th आवर जब वो काम खराब हो जाता है, उसके बाद कहते हैं तानू मशवरा जितना सी ना तो पहले कोई नहीं आता कि इसमें ये है कि देयर इज लाइक स्पेस टू लर्न, और आप फिर गलती करके सीख रहे हो, यू आर ग्रोइंग, तो फिर उस एक मैच्योरिटी के लेवल तक आप सीख जाते हो। तो मैंने अब आई हैव कंटेस्टेड 3 इलेक्शंस इन द स्पैन ऑफ लाइक 4 years, तो दिस इज़ माय सेकंड टेन्योर एज अ MNA अगेन। तो अब वो जो मेरा पेशेंस लेवल था ना, जो कि मुझे फ़ौरन होता था कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा, उस पर अब कंट्रोल आना शुरू हो गया। तो अब गलती की वजह से, लेकिन ये कि मार्जिन तो कम है, लेकिन फिर भी वही बात है, इंसान है, गलतियां तो और गलतियां होते हैं, और गलती करके सीखा। तो सबसे ज़्यादा सब्र सीखा, सब्र सीखा, बहुत सब्र, बहुत सीखा। तो इससे घर वाले भी खुश हैं? हाँ, वो घर वालों, साबिर बच्ची, अच्छा, घर वालों का मैं अभी आपको बताती हूँ। घर वालों को ये कि पहले मेरा जो डिलिमिटेशन नहीं हुई है, तो मेरा पहले घर जो है वो मेरे हल्के में नहीं आता था। अच्छा। वो हल्के चेंज होते रहते हैं, डिलिमिटेशन होती हैं, आबादी बढ़ती है, तो उसका सेंसस के फिगर के बाद तो चेंज हो जाते हैं। तो अब वो मेरे घर वाले मेरे हल्के में आ गए हैं, तो अब वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि बात सुननी है कि नहीं सुननी है, करना है कि नहीं, हमने वोट देना। तो दिस इज द न्यू चेंज। मैं तो फील करती हूँ, मैं भी उनको भी कहती हूँ, भाई आप वोटर हैं, आप जो कहेंगे मैं वही मानूंगा। आप वोटर सपोर्टर वही हैं, आप वोटर सपोर्टर हैं। अपने लिए टाइम मिल जाता है, फैमिली के लिए टाइम मिल जाता है, या कि पॉलिटिक्स में वाकई वक्त नहीं मिलता? वाकई वक्त नहीं मिलता। मैं अब 4 हफ्ते से मैं कॉन्स्टेंटली मैं ऑन व्हील्स हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, डस्का, फिर हल्के को टाइम देना, फिर आके अपनी जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स यहाँ पे हैं, मीटिंग्स होती हैं पार्लियामानी, आपको पता है, उनको टाइम देना। तो बड़ा मुश्किल टाइम है, लेकिन कभी कभी जब थक जाऊँ, फिर एक दिन ब्रेक लेके अपनी वालदा को मैं ज़रूर टाइम देती हूँ। फिर बच्चे, ये मेरे बच्चे जो होते हैं, वो फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे पूरा दिन उनका होता है। उसमें मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना हो, लेकिन उसके लिए फिर मुझे संडे को जो है वो 15-16 आवर्स काम करना पड़ता है, बिकॉज मुझे वो पूरा हल्का जो है वो अपना संभालना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन आर लाइक मोर ट्रेन टू मैनेज टाइम। हम मल्टीटास्कर होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा टाइम हम चल, हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है कि वो एक वक्त में 100 चीज़ें मैनेज कर लेती है, क्योंकि हमें ट्रेन ऐसे किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर लाइक आई कैन मैनेज टाइम फॉर एवरीवन। घूमने फिरने का वक्त मिल जाता है? ना, बिल्कुल भी नहीं। साल में 1 हफ्ता छुट्टी लेती हूँ, और वो भी अपनी पेरेंट्स या अपने पहले अम्मी बच्चों के साथ, बहन भाई, उम्रा करने बस जाती हूँ। पूरे साल में एक छुट्टी ली है इन 3 सालों में, और वो उम्रे के लिए वक्त निकालती हूँ, क्योंकि वो शायद एनर्जी अपनी लेने के लिए, और गुनाह ऐसे तो नहीं जालिम, लेकिन ये कि माफ़ी मांग कर और दोबारा से वो एनर्जी लेती हूँ उस परवरदिगार से कि जो कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी करने की वो तौफीक दे। हाँ, लेकिन मतलब साल में 1 हफ्ता, मैं वैसे सोच रही हूँ कि हमें तो हर कुछ टाइम के बाद एक ब्रेक चाहिए होती है, सो दैट यू नो आप थोड़ा सा इस माहौल से बाहर निकलें। मैंने ये ना अपने वालिद से सीखा था कि उनको बड़ा पुश करके मुझे जाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तो लोग, जब लोगों की किसी की शादी हो रही है, किसी की डेथ हो गई है इंपॉर्टेंट, तो वो जब आपका इंतज़ार करते हैं, तो आई डोंट वांट देम टू वेट, क्योंकि वो फिर वो जो एक ये खाली एक वोट का रिश्ता नहीं रह जाता। दे हैव बिकम माई फैमिली टू। और मैं जब देखती हूँ कि डस्का से कोई शादी है कोई, और वो फिर आपको फ़ोन करके इतने प्यार से, मोहब्बत से आपको बुलाएं, तो फिर इनकार नहीं होता। अभी भी मैंने इसके बाद डस्का ही जाना है।
आप शादियां शादियां अटेंड करनी है, बिल्कुल सीजन भी ऐसा चल रहा है सीजन ना। भी ऐसा चल रहा है। वैसे कोई याद हो कि एक दिन में लगातार 3 4 5 6 7 शादियां जिसमें बस 10 10 15 15 मिनट गई, चूंकि जरा शादियां ज्यादा हैं और दिस जाना इज अ पड़ता है। नॉर्मल रूटीन। आई हैव टू Okay. अटेंड 9 वेडिंग्स इन अ डे। संडे को 9 शादियां भी होती हैं। तो Okay. वो जो एक रैली रेस होती है, आप उसको नहीं एक दिन में 9 शादियां अटेंड शादियां। करना, वो Oh कैसे God. मैनेज करती हैं वो फिर? बस हर जगह जाना है, 1 मिनट उतरना है। और वो कभी होता है कि मेरा हल्का जो है वो तहसील डस्का बहुत बड़ी तहसील भी है, तो वो मेरी 2 पीपीज में फिर मैंने कहा है ना कि वो हम जो रैली रेस चल रही होती है, गाड़ियाँ इधर जा रही हैं इधर, फिर एंड वाली शादी पे मैं बैठ के कहती हैं रोटी खा लो, क्योंकि अब ज़रूरी है, क्योंकि अब भूख का भी आइडिया हो। तो आखिर वाले खुशकिस्मत होते हो कि हाँ, वो मैडम यहाँ आखिर बैठ वाले के खाना खा खुशकिस्मत रही होते हैं। हैं कि वो जी अब खाना। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि डस्का ने मुझे मेरे वाले के जाने के बाद बड़ा प्यार दिया। वो फिर पीरी मुरीदी का भी सिस्टम है, तो जहाँ जाओ लोग मोहब्बत भी करते हैं। कहीं खाना नहीं खा सकूँ तो पैक करके भी देते हैं कि आप भी ले जाएं साथ। तो ये कि मैं माशाल्लाह आई एम हैप्पी। खाने पीने का शौक है वैसे? खाने पीने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन ये कि वो जो आम चीज़ें मिलती हैं, शकरगंदी, गोलगप्पे और छल्ली आजकल, हाय। तो वो चलते फिरते खाना ही मैं वो है। वही खाना वही अब रह गया है। तो पकौड़े शकौड़े बहुत पसंद है। तो बनाना भी नहीं, शौक है? बनाना यस, मेरी वालदा ने हमें सबको ट्रेन है, हम बहनें, तो मैं अच्छा खाना पका लेती हूँ। लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिलता होगा। नहीं, मैं कभी कोई एक दिन ज़रूर निकालती हूँ। कभी कोई लाइक 3 मंथ्स के बाद बच्चों के लिए कोई बना ली चीज़, कभी खुद, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ कि भूल ही ना जाऊँ। वो कहते हैं कि अपने आप को याद भी रखना चाहिए, तो फिर वो रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपकी जो चीज़ एक औरत ही है ना, मेड औरत का ही है, उसने रोना भी है, खाना भी है, बिल्कुल ऐसे सोना ही भी है, लेकिन वो अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग उस पॉइंट से फील कराते रहते हो कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। Yes. लेकिन फिर किसी एक दिन आके ये फील होता है कि नहीं, मैं औरत तो हूँ, तो मेरी वो जो चीज़ें चल रही थी वो भी चलनी चाहिए। लेकिन ये कि टाइम नहीं मिलता, शॉपिंग का टाइम नहीं मिलता। तो शॉपिंग कौन करता है फिर आपकी? ऑनलाइन मेरी सिस्टर तो इंस्टा पे वो मुझे दिखा देती है काइंड ऑफ हर के आप ये कपड़े ले लें, तो वो मेरी छोटी जो सबसे यंगेस्ट वन है ना, उसकी मैं- जिम्मेदारी घर वो में ये है। वो ये कर देती है। तो वो कहते हैं कि जब मैं ये कहती हूँ कि यू आर लकी इनफ कि जब आपको एक फैमिली सपोर्ट कर रही support होती है, और एक औरत का यही होता है ना कि वो रिश्तों की कदर करती है, तो उस तरह फिर रिश्ते प्यार करने वाले मिल जाएं तो और क्या चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह इस रिश्तों को भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी आमीन। इज्जत में भी इजाफा करे। आमीन, बहुत अच्छा आमीन। लगा आपसे मुलाकात करके, बात करके। मुझे खुश भी। रहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपका भी शुक्रिया हमारे इस शो को देखने के लिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा इस शो का। दोबारा मुलाकात हम कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।